हेलो दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज सभी को बताने वाले हैं हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को सॉल्यूशन तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया गया है गुणाकर मूले और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है महात्मा गांधी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है कुछ दो में पूछा गया है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी 20 के दांत कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि 20 के दांत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप मध्य वर्ग। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में तीन में बोला गया है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप भारत देश को। उसके बाद में अगला सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में से पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विद्या है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गद्य की कौन सी विद्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ललित निबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में पाँच में बोला गया है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। उम्मीद है कि आज सभी को मालूम होगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। और दोस्तों, आज सभी को बता दें कि जिन भी स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम होगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे PDF का प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। साथ ही आप मेरे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पे ढेर सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपसे भी बता देते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है ना, वो देवनागरी लिपि होती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप देवनागरी लिपि। इसके बाद में अगला सवाल है कुछ में छः में बोला गया है बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा जो नाम है ना, वो दिल बहादुर था। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब संख्या लिखेंगे आप दिल बहादुर। उसके बाद में अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि परंपरा का जो मूल्यांकन है ना, वो रामविलास शर्मा की कृति है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप रामविलास शर्मा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दोस्तों, अगला सवाल है कुछ में आठ में बोला गया है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। यानी पंडित बिरजू जो महाराज है ना, वो किस कला से संबंधित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया नाट्य कला यानी नाटककार थे, ऑप्शन ख में दिया गया नृत्य कला यानी नाच करते थे, ऑप्शन ग में दिया गया संगीत कला, ऑप्शन ख में दिया गया है चित्रकला। तो अगर आप सभी कहानी पढ़ेंगे पंडित बिरजू महाराज, उसमें बताया गया है कि पंडित बिरजू महाराज एक नृत्य कला थे यानी नाचने वाले थे। उसके बाद में अगला सवाल है आविनियो कहाँ स्थित है। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है यह सवाल कि आखिर आविनियो जो है वो कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप फ्रांस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आविनियो स्थित है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब शंका लिखेंगे आप फ्रांस। इसके बाद में अगला सवाल है कुछ में 10 में बोला गया है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें
कि पिताजी बाजार से मात्र 3 मछलियाँ खरीदी थी। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, कितनी मछलियाँ, तो 3 मछलियाँ। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डॉट डॉट थे। अगर आप बिस्मिल्लाह खां के बारे में अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, यानी शहनाई बजाते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन खा हो जाएगा, शहनाई वादक। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले सर्वप्रथम कौन व्यक्ति थे, वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन खा लिखेंगे आप, रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। तो सिख धर्म का प्रवर्तन जो है वो किसने किया था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप, गुरु नानक के द्वारा ही सिख धर्म का प्रवर्तन किया गया था। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, ये जो लाइन है वो रसखान कवि के लिए कहा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, रसखान। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में बोला गया है घनानंद जीवनदायक हो कछु मौर्य पीहे ह्यू परसो में किस कवि का नाम आया है। अगर आप इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको कवि का नाम इसमें झलक जाएगा कि आखिर कौन सा कवि का नाम इस लाइन में आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है घनानंद जीवनदायक हो कछु मौर्य पीयू ह्यू परसो। तो इसमें देखेंगे तो घनानंद एक कवि का नाम दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन खा लिखेंगे आप, घनानंद। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में बोला गया है कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डॉट कछुना अब भारत माँ दर्शात। ये जो लाइन है इसमें देश की जो भावनाओं का बताया गया है, ये कौन सा भावना होगा। तो पहला शिमला है राष्ट्रीयता, भारतीयता, मनुजता, ऑप्शन घ में दिया गया आत्मीयता। तो क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख लिखेंगे आप, भारतीयता। उसके बाद में अगला सवाल है सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आप भारत माता चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें कवि सुमित्रानंदन पंत मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, यानी मिट्टी की जो प्रतिमा है यश है वो उदास हो चुकी है, ये किसे कहे हैं कवि सुमित्रानंदन पंत, तो भारत माता को कहे हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप, भारत माता। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में बोला गया है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं। तो जनतंत्र नाम के एक कविता है आपके कक्षा 10वीं का, तो इस कविता के कवि कौन हैं। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कुंवर नारायण, ऑप्शन ख में दिया गया सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन ग में दिया गया कुमार अज्ञेय, ऑप्शन घ में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही जनतंत्र का जन्म नामक कविता की रचना किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ये आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम देने से पहले इस सवाल को आप हल कर ही लीजिएगा कि आखिर अज्ञेय का जो पूरा नाम है ना वो क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या खोजना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कुंवर नारायण अपने कविता में बूढ़ा चौकीदार किसे कहे हैं, तो वृक्ष को कहे हैं, यानी पेड़ को कहे हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप, वृक्ष। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए पेड़। तो मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए पेड़, पहला ऑप्शन में दिया गया है अधिक,
ऑप्शन ख में दिया गया इंच, ऑप्शन ग में दिया गया मीटर, ऑप्शन घ में दिया गया है सेंटीमीटर। तो अगर आप उस लाइन को पढ़ेंगे ना तो बूढ़ा वृक्ष का दुख एक ऐसा कहानी है, बूढ़ा वृक्ष का दुख ऐसा है। तो उसमें बताया गया है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ख लिखेंगे आप, इंच। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 22 में अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है और इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन ख में दिया गया है मध्य शिक्षा प्रक्रिया, ऑप्शन ग में दिया गया माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन ख में दिया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि अक्षर ज्ञान कविताएं बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो वो है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे लौट कर आऊँगा फिर, उसमें बताया गया है कि कवि जो है वो अपने मातृभूमि कौन से राज्य में आना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन मिला है मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, ऑप्शन क में दिया गया है कर्मभूमि गुजरात, ऑप्शन ख में दिया गया है मातृभूमि बंगाल। तो दोस्तों आज सभी को बता दें क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा मातृभूमि बंगाल। चूँकि कवि जो रहने वाले हैं ना वो बंगाल के ही थे, तो अपने मातृभूमि बंगाल आने की लालसा व्यक्त करते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 24 में दिया गया है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन क में दिया गया अक्षर ज्ञान, ऑप्शन घ में दिया गया है हमारी नींद। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता का जो नाम है ना वो है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप, मेरे बिना तुम प्रभु। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है कि आज सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो कहानी का ही नाम है दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, दही। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 26 जो है वो ढहते विश्वास नामक कहानी से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसे बाढ़ पीड़ित राज्य के नाम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे उड़ीसा के बारे में बताया गया है कि हमेशा बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाई पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल है मंगू किस कहानी की पात्र है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि मंगू किस कहानी की पात्र है। पहला ऑप्शन में दिया है दही वाली मगम्मा, ऑप्शन ख में दिया गया नगर, ऑप्शन ग में दिया गया है ढहते विश्वास, ऑप्शन घ में दिया गया माँ। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि मंगू जो है वो माँ कहानी की एक पात्र है यानी विलेन है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप, माँ। उसके बाद में अगला सवाल का भी आंसर आप सभी को मालूम होगा कि पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी। पहला ऑप्शन है मलेरिया रोग, मेंजाइटिस, कैंसर, ऑप्शन घ में दिया गया है डेंगू। तो अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है पप्पाती जो है वो मेंजाइटिस रोग से ग्रसित है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख लिखेंगे आप, मेंजाइटिस। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। मीठी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो पहला ऑप्शन मिला है घुटन महसूस होता था, आनंद महसूस होता था, खुशी, ऑप्शन ख में दिया गया है सुख। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 30 में। क्वेश्चन 30 भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यंजना क्या है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें व्यंजना जो है वो शब्द शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन क हो जाएगा, शब्द शक्ति। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देख लीजिए लोटा और डोरी में दोनों पद प्रधान हैं और आज सभी को मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास ऑप्शन ख में दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब द्वंद्व समास यानी ऑप्शन ख हो जाएगा।
है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 32 में कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। आज सभी को मालूम होगा कि व्याकरण कहते किसको हैं। तो व्याकरण हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आ जाता है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल भी समास से लिया गया है और क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि विद्यानुराग में कौन सा समास है। तो विद्यानुराग में जो समास है ना, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 34 में कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अगर आप प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो वह हो जाएगा प्रति जोड़ एक। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि प्रति जोड़ एक ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन घ को देखें तो प्रति जोड़ एक दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो कौन सा रस है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन का लिखेंगे आप श्रृंगार रस। उसके बाद में अगला सवाल है अलंकार, इसमें पूछा जा रहा है कि धूल भरा मैला सांचल गंगा यमुना के आंसू जल। ये जो लाइन है वो भारत माता चैप्टर में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है और इस लाइन में बोला जा रहा है कि यमुना में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आज सभी को अलंकार बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 37 में। क्वेश्चन 37 में बोला गया है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो। तो दोस्तों आज सभी को बता दें क्वेश्चन 37 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क होगा, क्योंकि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क लिखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 38 में कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ये कौन सा वाक्य है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी में दिया गया है उपवाक्य। तो दोस्तों आज सभी को बता दें क्वेश्चन 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन ख लिखेंगे आप संयुक्त वाक्य। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में कि काव्य गुण के प्रकार कौन हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं काव्य गुण के प्रकार बताने के लिए। पहला ऑप्शन में दिया गया नीरस, ऑप्शन ख में दिया गया सरस, ऑप्शन घ में दिया गया भय, ऑप्शन घ में दिया गया है माधुर्य। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि काव्य गुण के जो प्रकार है ना वो माधुर्य है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप माधुर्य। उसके बाद में अगला सवाल है वाच्य के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रामर खंड से लिया गया है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य को हम लोग इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। वॉइस तो हालांकि इंग्लिश में 2 होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पे हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप 3। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी मज़ेदार है, उम्मीद है कि आज सभी को मालूम होगा कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पहला उसमें दिया है गप सप में आनंद लेना, जलेबी छानने का तरीका सीखना, ऑप्शन ग में दिया गया डींगा अपना, ऑप्शन घ में दिया गया सपना देखना। तो दोस्तों आज सभी को बता दें बातों की जलेबी छानना मुहावरा का अर्थ होता है कि गप सप में आनंद लेना यानी मज़ा लेना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप गप सप में आनंद लेना। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे विपरीतार्थक शब्द बोला गया है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ख होगा, सभ्य का क्या हो जाएगा असभ्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे प्रत्यय बोला गया है ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिर हम लोग प्रत्यय कहते किसको हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को हम लोग कहते हैं जो किसी शब्द की अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी उसका अर्थ बदल देता है ना, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं।
तो जो वास्तविक है तो वास्तविक एक शुद्ध वर्ड क्या होगा ये वास्तव होगा, और वास्तव में इक नामक एक प्रत्यय जुड़कर इसे वास्तविक बना दिया होगा, तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वो इक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन ग में मौजूद है इक, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा इक। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया भूतकाल, ऑप्शन ख में दिया गया भविष्यत काल, ऑप्शन ग में दिया गया वर्तमान काल, ऑप्शन घ में दिया गया सामान्य वर्तमान। तो मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है, ये जो काल इसमें आपको बताना है ना वो भूतकाल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो दक्षिणी यहाँ पे विशेषण दिया गया है, इसमें आप सभी को बताना है कि इसका संज्ञा क्या होगा, यानी नाउन क्या होगा। तो क्वेश्चन 45 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है कि दक्षिणार्थ, दक्षिणा, दक्ष, और घ में दिया गया है दक्षिण। तो एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया होगा ना उसका आपको शुद्ध वर्ड खोजना है। तो दक्षिणी का शुद्ध वर्ड क्या होता है, दक्षिण होता है ना, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ लिखेंगे आप, दक्षिण। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 46 में कि फरमाइश का लिंग क्या होता है। फरमाइश का आप सभी को लिंग बताना है कि आखिर इसका स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है या नपुंसक लिंग होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें फरमाइश का जो लिंग होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप, स्त्रीलिंग। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 47 में कि सामग्री का बहुवचन क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, सामग्री का बहुवचन आप सभी को बताना होगा। पहला उसमें दिया गया समाग्रियो, समाग्रियाँ, समाग्रे, और घ में दिया गया सामग्री। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि सामग्री का अगर आप सभी बहुवचन बताएंगे ना तो सामग्रिया हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क लिखेंगे आप, सामग्रिया। उसके बाद में अगला सवाल है नौबत खाना का क्या मतलब होता है, यानी नौबत खाना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला है खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर, मंगल ध्वनि बजने का स्थान, ऑप्शन ख में दिया गया विचार विमर्श करने का स्थान। तो अगर आप नौबत खाने में इबादत नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि नौबत खाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने वाला स्थान, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है कोशिश करने का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए कोशिश का कभी मजबूरी नहीं होगा, कुछ करना ये भी नहीं होगा, लगातार के मतलब ही कोशिश नहीं होता है। घ ये प्रयास का मतलब होता है कोशिश, यानी क्वेश्चन 49 का बिल्कुल सही ऑप्शन घ लिखेंगे आप, कोशिश का क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 50 में कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होगा। यहाँ पे कर्म एक शुद्ध वर्ड दिया गया है, इसका शुद्ध वर्ड आप सभी को खोजना होगा। तो कर्म का मानक जो आधुनिक रूप होता है ना वो कर्म हो जाता है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, कर्म। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को जितना भी प्रश्न बताया गया है वो सभी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्ले स्टोर से मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी मैट्रिक की जो तैयारी है वो और भी मजबूत हो सके। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।